ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी टेकिंग अ लुक एट द टॉपिक ऑफ ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। अब एक तो ये बात है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसमें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व थी। ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कोई पस फॉर्मेशन नहीं हो रही, इट्स जस्ट एक एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है इन द मिडल ईयर कैविटी। ठीक है, मिडल ईयर कैविटी या मिडल ईयर क्लेफ्ट में जब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए और वो स्टीराइल फ्लूइड हो, कोई इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, कोई इसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व ना हो, दैट विल बी कॉल्ड एज ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं, इसके कुछ अल्टरनेटिव नेम्स हैं, जिसमें सीरियस ओटाइटिस मीडिया भी है, सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी है, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया भी है और ग्लू ईयर भी कहते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये कि इंसीडियस कंडीशन है कि ट्राइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन प्रोलन फ्यूजन इन द मिडल ईयर क्लेफ्ट। और जो फ्यूजन है वो थिक और विसिड भी हो सकती है और थिन और सीरियस भी हो सकती है। और फ्लूइड नियर द स्टीराइल है, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, कोई पस नहीं होती है, और ये मोस्टली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की डिजीज़ है। 5 to 8 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे इसमें अफेक्ट होते हैं। जो पैथोजेनेसिस, उसमें दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो इंपॉर्टेंट है। अब फ्लूइड क्यों एक्यूमुलेट होता है इन द मिडल ईयर क्लेफ्ट, उसमें एक तो रीज़न ये हो सकती है कि मैल फंक्शनिंग यूस्टेशन ट्यूब, जब यूस्टेशन ट्यूब मैल फंक्शनिंग होगी तो प्रॉपर्ली एरेट नहीं कर पाएगी मिडल ईयर कैविटी को, और वहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी और फ्लूइड की प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाएगी। सेकेंडली ये रीज़न हो सकती है कि देयर इज एन इंक्रीज सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द मिडल ईयर म्यूकोजा। जो मिडल ईयर म्यूकोजा है वो हाईली एक्टिव हुआ हुआ है ड्यू टू एनी रीज़न। हम आगे देखेंगे उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, या तो एलर्जी की वजह से हाईली एक्टिव है, या अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया की वजह से हाईली एक्टिव है, ड्यू टू एनी रीज़न वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन कर रहा है वहाँ पे फ्लूइड की। ठीक है, सो बायोप्सी जब हम करते हैं ओएमई में मिडल ईयर म्यूकोजा, तो हम ये देखते हैं कि देयर इज़ एन इंक्रीज नंबर ऑफ म्यूकस एंड सीरियस सिक्रेटिंग सेल्स। वहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं, जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, वो उनका नंबर बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी टियोलॉजी मतलब कौन कौन सी कंडीशन हैं जिसमें ओएमई हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट टियोलॉजीज़ हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टियोलॉजी है दैट इज मैल फंक्शन यूस्टेशन ट्यूब। मैल फंक्शन यूस्टेशन ट्यूब हमें कब कब मिल सकते हैं? नंबर 1, अगर एडेनोड हाइपरप्लेजिया होगा वो भी ऑब्स्ट्रक्ट करा देगा नोजोफ्रेंजियल एंड ऑफ यूस्टेशन ट्यूब है, तो इसलिए इस वजह से हो सकती है। सेकेंडली, क्रोनिक राइनाइटिस है या क्रोनिक साइनसाइटिस है, उसमें भी क्या होगा कि ड्यू टू एडीमा, ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जो नेजोफ्रेंजियल एंड यूस्टेशन ट्यूब का वो ब्लॉक हो जाएगा। थर्ड, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, उसमें हम ये देखते हैं कि इन लार्ज टॉन्सिल्स मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट एंड इंटरफेयर विद द फिजियोलॉजिकल ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब। तो वो मतलब जो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस वो भी एक रीज़न, क्योंकि जो इन लार्ज टॉन्सिल्स होते हैं मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर जाते हैं ट्यूब को। ठीक है, फोर्थ इज बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द नेजोफेरिंग्स। और हम ये कहते हैं कि जब किसी पेशेंट में भी, कोई अडल्ट पेशेंट है, उसमें हमें ओएमई की कंप्लेंट मिल रही है और वो यूनिलेटरल कंप्लेन है ओएमई की, और अडल्ट पेशेंट, तो हमें हमेशा रूल आउट करना चाहिए नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा को। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ इज पैलेटल डिफेक्ट्स। अगर क्लेफ्ट पैलेट है या पैलेटल पैरालिसिस है, उसमें भी हमें यूस्टेशन ट्यूब का डिफेक्ट मिल सकता है। दैन डाउन सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूस्टेशन ट्यूब डिफेक्ट। तो ये सारे कॉजेज ऑफ मैल फंक्शनिंग यूस्टेशन ट्यूब है, और ये सब कॉज करा सकते हैं ओएमई। सेकंड जो कॉज है ओएमई की, दैट इज़ एलर्जी। एलर्जी में हम ये देखते हैं कि डेफिनेटली जब भी एलर्जी होती है उसमें राइनाइटिस होता है, साइनसाइटिस होता है, तो इंक्रीज फ्लूइड प्रोडक्शन होगी, तो नेजोफ्रेंजियल एंड ऑफ द यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होने तक जाएगा। तो सीजनल और पेरिनियल एलर्जी टू इनहेलेंट्स और फूड स्टफ इज कॉमन इन चिल्ड्रन। दिस इज नॉट only obstructs the eustachian tube by edema but also due to the increased secretory activity of the middle ear mucosa, because middle ear mucosa acts as a shock organ in these cases. ठीक है, तो एलर्जी के नतीजे में क्या हो रहा है? तो एडिमा हो रहा है eustachian tube पर, साथ ही साथ जो मिडल ईयर म्यूकोजा है उसकी secretory एक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही है। थर्ड जो कॉज है ओएमई की, फर्स्ट कॉज थी हमारे पास एबनॉर्मल eustachian ट्यूब। ठीक है, या यू कैन से मैल फंक्शनिंग eustachian ट्यूब। और जो फर्स्ट कॉज हमने देखी थी, हमने ये देखी थी कि मैल फंक्शनिंग यूस्टेशन ट्यूब थी। सेकंड कॉज इज एलर्जी, द थर्ड कॉज इज अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, अगर हम एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया को प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें, एंटीबायोटिक थेरेपी एडिकेट डेज के लिए ना दें, तो जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो तो रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो क्योंकि से सब एक्यूट इन्फेक्शन है, या एज इट इज़ रिटन हेयर कि जो इन्फेक्शन होगी वो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं होगी, लेकिन इनएक्टिवेट हो जाएगी। जो लो ग्रेड इन्फेक्शन है इट विल लिंगर ऑन, और ये जो लो ग्रेड इन्फेक्शन इट विल एक्ट एज स्टिमुलस फॉर द म्यूकोजा टू secrete more fluid, and in this also results in an increased number of goblet cells and mucous glands, and मतलब रिसेंट हमने इंक्रीजेस देखी है इन द occurrence ऑफ ओएमई, वो होता है ड्यू टू अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया। इसमें ये लिखा है कि इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी इन acute suppurative otitis media may inactivate the infection but fail to resolve it completely. Low grade infection lingers on, this acts as a stimulus for the mucosa to secrete more fluid, the number of goblet cells and mucous glands also increases, recent increases, मतलब इस वजह से। फोर्थ जो कॉज है ओएमई की, दैट इज वायरल इन्फेक्शन, वेरियस रिनोवायरस एंड राइनोवायरस होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो हम ये बात कर रहे थे कि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, एडिनोवायरस, राइनोवायरस, अगर वो भी इफेक्ट करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, एंड दे कैन इन्वेड द मिडल ईयर म्यूकोजा, और वो भी एज अ स्टिमुलस एक्ट करते हैं फॉर इट टू इंक्रीज इट्स सिक्रेटरी एक्टिविटी। तो 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज है ओएमई की, नॉर्मल यूस्टेशन ट्यूब या मैल फंक्शनिंग यूस्टेशन ट्यूब जो प्रॉपर्ली एरेट ना कर पाए मिडल ईयर कैविटी को। सेकेंडली इट इज़ एलर्जी, थर्ड इट इज़ अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया, एंड फोर्थ इट इज़ वायरल इन्फेक्शंस। अब हमें क्लिनिकल सिम्टम्स कौन से मिलते हैं ओटाइटिस मीडिया के? तो इसमें कोई स्वीयर पेन नहीं है, कोई स्वीयर हेयरिंग लॉस नहीं है, इसके बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स, लेकिन बहुत ही लिंगर्ड ऑन सिम्टम्स हैं। इसके मतलब
फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स चलते रहते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स थ्रू आउट देयर चाइल्डहुड ये इनके सिम्टम्स चलते रहते हैं और ये डिजीज़ डायग्नोज ही नहीं हो पाती क्योंकि इसकी कोई सीवियरिटी नहीं है सिम्टम्स की। तो एज यू कैन सी ये मोस्टली इफेक्ट करती है चिल्ड्रन ऑफ 5 to 8 ईयर्स ऑफ एज। और इसमें जो हेयरिंग लॉस होता है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है और प्रेजेंटिंग कंप्लेन भी मोस्टली यही होती है कि बच्चों से सुनाई नहीं दे रहा। और मतलब मोस्टली भी इसमें जस्ट 40 डेसिबल का हेयरिंग लॉस होगा, डेफनेस में पास अननोटिस बाय द पेरेंट्स। और हमें एक्सीडेंटली फाइंडिंग होती है ऑन ऑडियोमेट्रिक स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ऑन स्क्रीनिंग शायद फाइंड आउट हो, लेकिन वो चूँकि बच्चा छोटा होता है, बता नहीं पाता, तो ये आइडेंटिफाई होता ही नहीं है। और जो डिलेड और डिफेक्टिव स्पीच, समटाइम्स जब हेयरिंग लॉस होता है तो उनकी जो स्पीच डेवलपमेंट होती है वो भी डिलेड होती है, वो भी डिफेक्टिव होती है। तो समटाइम्स वो अपनी स्पीच डेवलपमेंट के लिए जाते हैं और वहाँ से उनको पता चलता है कि उसको तो हेयरिंग डिफेक्ट था या ईयर डिफेक्ट था, लाइक OME था। और माइल्ड ईयर एक्स होते हैं और ये मतलब जो माइल्ड ईयर एक्स है मोस्टली एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, किसी वायरस की वजह से, उसकी वजह से OME हुआ, तो उसमें माइल्ड ईयर एक्स मतलब, बट इट इज सिंस माइल्ड, तो ये कोई मतलब इतना वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं होती। तो माइल्ड हेयरिंग लॉस, माइल्ड ईयर एक्स एंड डिलेड एंड डिफेक्टिव स्पीच आर द 3 कंप्लेंट्स ऑफ द या 3 सिम्टम्स ऑफ द OME। अच्छा, ओटोस्कोपिक फाइंडिंग्स आर इंपॉर्टेंट। जब हम ओटोस्कोपी पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं तो इट सीम्स डल एंड ओपेक विद अ लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, क्योंकि उसके पीछे फ्लूइड पड़ा हुआ है इसलिए डल होगी, ओपेक होगी, लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स है। एंड मे अपीयर येलो, ग्रे और ब्लूइश इन कलर। इसके अलावा हमें थिन लीश मिलती है ब्लड वेसल्स की ओवर द हैंडल ऑफ मेलिस एंड एट द पेरिफेरी, जो हमने कार्ड विल अपीयरेंस देखी थी एस OM में, वो हमें इसमें भी मिल सकती है। लेकिन इसमें जो डिफ्यूज़ रेडनेस होती है ना, या डिफ्यूज़ कंजेशन होती है एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया वाली, वो हमें इसमें नहीं मिलती। अच्छा मार्क कंजेशन नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हमें रिट्रैक्शन मिल सकती है और समटाइम्स हम उसके पोस्टीरियर पार्ट पे फ्यूजन की वजह से स्लाइटली बल्जिंग भी मिल सकती है। और जब हम वेसल्वा मैनूवर कराते हैं बच्चे से तो हमें क्रैकलिंग साउंड मिलती है, ठीक है। अगर थिन है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है, तो हमें उस केसेस में फ्लूइड लेवल और एयर बबल भी मिल सकते हैं, ठीक है, इन द मिडल ईयर। और मोबिलिटी भी जो होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि वो चूँकि बल्जिंग हमें फ्लूइड पड़ा हुआ तो उसकी मोबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जब हेयरिंग टेस्ट कराएंगे तो हमें ट्यूनिंग फोक टेस्ट पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मिलेगा। ऑडियोमेट्री कराएंगे तो हमें 40 डेसिबल का हेयरिंग लॉस मिलेगा। इसके अलावा हमें ऑडियोमेट्री पे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मिल सकता है क्योंकि समटाइम्स द फ्लूइड इट प्रेसेस ओवर द राउंड विंडो, उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जब हम इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री कराते हैं तो हमें एक फ्लैट कर्व मिलती है, यहाँ पे हमें एक डोम शिफ्ट कर्व मिलती है विद शिफ्ट टू द नेगेटिव साइड, और इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड एंड रिड्यूस्ड कंप्लायंस, ठीक है। जब प्रेजेंस होगी फ्लूइड की तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसकी कंप्लायंस कम हुई होगी, ठीक है। तो दैट इज़ डिटेक्टेड ऑन इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। तो इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में हमें फ्लैट कर्व का मिलना, इनफैक्ट इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि B टाइप कर्व मिलती है हमें इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री पे। B टाइप अगर कर्व मिलेगी और या फ्लैट कर्व मिलेगी, दैट इंडिकेट्स कि ये क्या है, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन है। एक्सरे अगर कराएंगे मास्टर्ड बोन का, ECT कराएंगे टेम्पोरल बोन की, उसमें क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स मिलेंगी, तो दैट इज अनदर फीचर क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये ना सिर्फ मिडिल ईयर कैविटी को अफेक्ट करता है बल्कि मास्टर्ड की एंट्रम को भी अफेक्ट कर सकता है क्योंकि ये मिडिल ईयर लेफ्ट के पूरे एरिया को अफेक्ट कर रहा था। तो दैट इज़ द फाइंडिंग्स ऑन द हेयरिंग टेस्ट। बाकी सब ट्रीटमेंट यही है कि हमने चूँकि फ्लूइड पड़ा हुआ और ये स्टेराइल फ्लूइड है तो हमने बस उस फ्लूइड को रिमूव करना है, उसको डिकरेंस को रोकना है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यही है कि हम डिकंजेस्टेंट्स देते हैं क्योंकि एलर्जी के लिए बड़े इफेक्टिव होते हैं डिकंजेस्टेंट्स, या अगर एडिमा है यूस्ट्रेशन ट्यूब का उसके लिए बड़े इफेक्टिव होते हैं। तो हम टॉपिकल डिकंजेस्टेंट देते हैं द फॉर्म ऑफ नेजल ड्रॉप्स, नेजल स्प्रेज एंड सिस्टमिक डिकंजेस्टेंट भी देते हैं टू हेल्प टू रिलीव द एडिमा ऑफ द यूस्ट्रेशन ट्यूब। ये तो डिकंजेस्टेंट होगा। सेकंड इज एंटी एलर्जिक मेजर। एंटी एलर्जिक मेजर में हम एंटी हिस्टामिन देते हैं और समटाइम्स स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं टू इन केस ऑफ एलर्जी, और अगर पॉसिबल हो तो हम एलर्जन को आइडेंटिफाई करके उससे अवॉइड करें और उसे पेशेंट को डिसेंसिटाइज करवाएं। थर्ड इज एंटीबायोटिक तब दे सकते हैं जब हमारे पास अनरिजॉल्व केस है AOSOM का और उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन हो रहा है। फोर्थ इज मिडल ईयर एरेशन। मिडल ईयर एरेशन के लिए तो हम वेसल्वा मैनूवर करा सकते हैं पेशेंट को बार बार ताकि मिडल ईयर एरेट होता रहे। इसके अलावा अगर इससे फ़र्क ना पड़े तो हम यूस्ट्रेशन ट्यूब के कुछ मैनूवर्स करा सकते हैं। मैनूवर्स तो नहीं खैर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें हम पोलिटराइजेशन कराते हैं यूस्ट्रेशन ट्यूब की या कैथेटराइजेशन कराते हैं और बाद इंसुफ्लेशन इसको यू कैन से इन्फ्लेट करते हैं यूस्ट्रेशन ट्यूब को ताकि मिडल ईयर कैविटी की एरेशन होता है उसको वेंटिलेशन होती रहे। इसके बच्चों को च्यूइंगम भी देते हैं कि उससे भी रिपीटेड ओपनिंग होती है यूस्ट्रेशन ट्यूब की। अच्छा, तो ये तो सारे मेडिकल प्रोसीजर हैं कि हम उसको डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, और अपने वेसल्वा मैनूवर करा सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अच्छा ये हम तब करते हैं जब फ्लूइड थिक हो और मेडिकल ट्रीटमेंट से फ़र्क ना पड़ रहा हो, ठीक है।
उसकी वजह से हम फिर सर्जिकली रिमूवल करना पड़ता है फ्लूइड को। उसमें हम मेरिंगोटमी करते हैं। मेरिंगोटमी सिंपली मेकिंग एन इंसिजन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड यूजिंग अ सक्शन, ठीक है। इंसिजन में जाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं विद सक्शन। अगर थिक म्यूकस होगा या थिक फ्लूइड है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले सलाइन की इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, या फिर कोई म्यूकोलिटिक एजेंट डालना पड़ता है लाइक कैमोट्रिप्सिन टू लिक्विफाई द म्यूकस, एंड देन हम उसको एस्पिरेट करते हैं। एंड समटाइम्स 2 इंसिजंस आर मेड इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वन इन द एंट्रो-इंफीरियर क्वाड्रेंट एंड वन इन द वन इन द एंट्रो-इंफीरियर क्वाड्रेंट, वन इन द एंट्रो-सुपीरियर क्वाड्रेंट, और उसको हम कहते हैं बियर कैन प्रिंसिपल, ठीक है। और ये मोस्टली थिक ग्लू एक्सक्रीशंस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, बियर कैन प्रिंसिपल। सेकंड, हम ग्रोमेट भी इंसर्ट करते हैं। ग्रोमेट बेसिकली प्लास्टिक का एक यू कैन से छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम इस तरह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर देते हैं, एज यू कैन सी हेयर। उससे ये होता है कि एक कॉन्टीन्यूस एरेशन होती है, कॉन्टीन्यूस वेंटिलेशन होती है मिडल ईयर कैविटी की, ठीक है। और उससे फिर ये होता है जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है वो निकलता रहता है। और ये हमने ग्रोमेट प्लेस करना होता है फॉर लाइक ये मतलब फॉर मंथ्स आप प्लेस कर सकते हैं, और ये स्पॉन्टेनियसली ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। मेरिंगोटमी करके और एस्पिरेशन करके भी फ़र्क ना पड़े तो हमें ग्रोमेट इंसर्ट करते हैं टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द मिडल ईयर, और इसको हम वहाँ छोड़ देते हैं फॉर वीक्स और 1 मंथ्स, और स्पॉन्टेनियसली एक्सट्रूड हो जाता है। टिम्पेनोटमी भी कर सकते हैं और कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी। अब कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी वगैरह हम तब करते हैं बेसिकली जब बिल्कुल ही लोक्यूलेटेड सा फ्लूइड, जो लोक्यूलेटेड सा थिक फ्लूइड हो और वो एस्पिरेट भी ना हो रहा हो, या फिर वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ग्रेनुलोमा बन जाए, लाइक हम कहते हैं कोलेस्ट्रोमा बनना शुरू हो जाए, और लोक्यूलेटेड थिक फ्लूइड हो, तो हम टिम्पेनोटमी लाइक पोर्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही रिमूव कर लेते हैं, और साथ में मास्टर्ड बोन का भी पोर्शन रिमूव कर लेते हैं, मास्टर्ड एयर सेल्स को रिमूव कर लेते हैं। तो ये लेकिन बहुत ही स्वीयर अप्रोच है फॉर एग्रेसिव केसेस OME, और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं पॉजिटिव फैक्टर का, कि अगर उसको टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो रहा है OME, या एडोनाइटिस की वजह से OME हो रहा है, तो हम उसको करते हैं टॉन्सिलेक्टमी कर देंगे, एडोनाइटेक्टमी कर देंगे। और अगर साइनसाइटिस की वजह से हो रहा है, मतलब रिकरेंट साइनसाइटिस की वजह से हो रहा है, तो हम वॉश आउट करते हैं मैक्सिलरी एंट्रा का, ठीक है। इट माइट बी रिक्वायर्ड। और मोस्टली हम तब करते हैं मेरिंगोटमी करते हैं। मेरिंगोटमी के साथ हम उसके पॉजिटिव फैक्टर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, टॉन्सिलेक्टमी, एंटीनोटेक्टमी एंड वॉश आउट ऑफ मैक्सिलरी एंट्रा, ठीक है। तो ये बात हमने की है। और इसमें एज यू कैन सी हियर कि आपको ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन में हमें वो बबल्स मिल रहे हैं ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसे अपीयरेंस होती है प्रॉपर में बबल्स वहाँ मिलते हैं, ठीक है। और मेलसेल्वा मैनोवर हमें बबल्स मिल रहे हैं और हमें क्रैकलिंग साउंड भी मिलती है, ठीक है। तो बस यही है इसके अंदर लिखा हुआ कि ये फ्लूइड एक्युमुलेशन है, इसके 3-4 इंपॉर्टेंट कॉजेज है। मैलफंक्शनिंग स्टेशन ट्यूब है, और एलर्जी है, अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया है, वायरल इन्फेक्शन है, सिम्टम्स हियरिंग लॉस है, डिलेड डिफेक्टिव स्पीच है, माइल्ड ईयर एक्स हैं। ऑडियोमेट्री इंपॉर्टेंट है, इसमें बी टाइप कब आती है, जो फ्लैट कब होती है, या डोम शिफ्ट कब होती है विद द शिफ्ट टू द नेगेटिव साइड, क्योंकि रिड्यूस कंप्लायंस होती है इसमें। एक्सरे में हमें क्लाउडिंग मिलती है। ट्रीटमेंट में डीकंजेस्टेंट, एंटी एलर्जिक मेजर्स हैं, एंटी एंटीबायोटिक्स हैं, वल्सल्वा मनोवर है। सर्जिकली में मेनिंगोटमी है विद ग्रोमेन इंसर्शन, टिम्पेनोटमी है विद कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टमी, जो कि स्वीयर अप्रोच है एक। सर्जिकल में हम पॉजिटिव फैक्टर को रिमूव करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द OME और ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन।